सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां पाठ बाल गोविंद भगत पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी ने हमें बताया है कि बाल गोविंद भगत किस तरह के इंसान थे। और पहले हम लेखक के बारे में कुछ जानें। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम इतिहास के निबंधकारों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनका जन्म मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर नामक गांव में सन 1899 में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1920 में वे गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, तो अब इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानें। इनकी रचनाएं हैं माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब निबंध है इनका, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है, और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है, पतितों के देश में उपन्यास, चिंता के फूल, कहानी और नेत्रदान, अम्बपाली नामक नाटकों की इन्होंने रचना की है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें 50 से भी ऊपर हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उद्धरणों, भावुक प्रसंगों और सुक्तिपरक वाक्यों का सहारा लेते हैं। इनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास का तीव्र ललक दिखाई पड़ती है। वे युवकों को त्याग, बलिदान और कर्म की प्रेरणा देते हैं। बाल गोविंद भगत निबंध में उन्होंने सुंदर ढंग से जीने की कला सिखलाने का प्रयत्न किया है। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो बताते हैं कि जब वो एक गांव में रहते थे तो उनका जो परिचय है वो एक बाल गोविंद नाम के एक इंसान से हुआ, जिसे सब लोग क्या कहते थे, भगत कहते थे। वो भगत तो थे लेकिन वो गृहस्थ थे। उनके जो गृहस्थ क्या होते हैं कि वो पूरी तरह से भगत नहीं कहे जा सकते, लेकिन लोग उनको भगत इसलिए कहते थे क्योंकि वो हमेशा जो कबीर जी हैं उनके जो गुरबानियाँ हैं, वो उनके जो वचन हैं उनमें लीन रहते थे। उनकी जो साखियाँ हैं वही गाया करते थे, और जो है वो अपने जो नियमों का पालन है वो बहुत अच्छे से किया करते थे। जो उन्होंने नियम अपने जीवन में बनाए हुए थे उनको वो कभी भी नहीं छोड़ते थे। तो इसलिए, और बहुत ही सच्चे और बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए लोग उनको भगत कहा करते थे, लेकिन वो एक गृहस्थ थे। तो अब बाल गोविंद भगत की कुछ विशेषताएं देखते हैं कि बाल गोविंद भगत क्या थे। मंचोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे और उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे, कमर में एक लंगोटी मात्र बांधे रहते थे, सिर पर कबीर पंथियों की कनपटी वाली टोपी पहनते थे, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंद चंदन का टीका लगाए रहते थे और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने हुए रहते थे। तो अब लेखक बताता है कि लेखक कहता है कि उन्हें देखकर एक साधु की छवि उनमें नज़र आती थी कि वो साधु की वेशभूषा में रहा करते थे, लेकिन जो है वो गृहस्थ थे। उनका एक घर था और वो एक खेती बाड़ी भी किया करते थे, बहुत एक साफ़ सुथरा सा मकान भी था। उनका एक बेटा था और एक उनकी बहू भी थी। कबीर जो साहब किसको बोला गया है, कबीर को बोला गया है कि बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे और उनके गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर वे चलते थे कि जिस तरह से बोलते हैं कबीर बोलते हैं उस तरह से ही वो व्यवहार किया करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा और सच्चा व्यवहार करा करते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच न करते थे, यानी जो भी बात कहते थे वो स्पष्ट रूप से कह देते थे और किसी से खामखा
और बेवजह किसी से झगड़ा भी नहीं करते थे। तो अब बाल गोविंद भगत क्या थे, ना तो वो किसी भी चीज़ किसी से बिना पूछे उनकी कोई चीज़ का प्रयोग करते थे, और ना ही किसी के खेत में जाकर शौच आदि का बैठते थे वहाँ पर, ना ही कभी किसी का खेत गंदा करके आते थे। तो अब यहाँ पर क्या करते थे, जो बाल गोविंद भगत हैं वो उनके खेत में जो भी पैदावार होती थी वे अपने सिर पर लाद कर 4 कोस जाकर कबीर के जो दरबार है उस पर, मठ था जो कबीर का, उस पर जाकर भेंट चढ़ा देते थे जो भी उनके खेतों में पैदावार होती थी। तो वहाँ पर भेंट चढ़ाते थे और जो भी उनको प्रसाद स्वरूप वहाँ से मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। यानी जो कबीर के मठ से जो भी उनको प्रसाद के रूप में जो भी चीज़ें दे दी जाती थी उसी से वो अपना पूरा साल उसी उन्हीं चीज़ों से निकालते थे। तो उनके जीवन की कुछ ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं थी, इसीलिए लोग उनको बाल गोविंद भगत कहते थे। तो इन सब से भी ज़्यादा क्या था, लेखक जो बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत पर बहुत अधिक मुग्ध था। लेखक रामवृक्ष मैनीपुरी भी ने उन्होंने बाल गोविंद भगत को बहुत करीब से देखा, और उनके जो गीत थे, जो संगीत वो गाया करते थे, उस पर पूरा गांव बहुत अच्छे से व्यवहार करता था उनके साथ, और उनके जो गीत हैं, उनका संगीत है, उस पर बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे पूरे गांव के लोग। तो कबीर के जो पद हैं उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी जिंदा हो उठते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो औरतें हैं उनका जो संगीत सुनकर नाश्ता लेकर जब मेड़ पर बैठी होती थी तो बैठी रहती थी, तो उनका जो संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती थी। आसमान बादलों से घिरा है और ठंडी पुरवाई चलने लग रही है, तो वहाँ पर जो चारों तरफ माहौल कैसा है कि बहुत ही खुशनुमा सा माहौल है कि बादल छाए हुए हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा पूरब की तरफ से चल रही है। तो तभी कानों में एक स्वर संगीत सुनाई देता है, उसकी झनकार सुनाई देती है, जिसमें क्या होता है कि बाल गोविंद भगत के गाने की जो आवाज़ है वो लोगों को सुनाई देती है। अब बाल गोविंद भगत जो हैं उनका जो शरीर है पूरा तरह से कीचड़ में लिपटा हुआ है, और वो खेतों में अपने धान की रोपाई कर रहे हैं, धान अपने की रोपनी कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि उनकी उंगलियां जो हैं धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं, क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि धान के जब खेत में हम लगाते हैं पौध, तो पूरे एक पंक्ति में लगाई जाती हैं, तो वो पंक्तिबद्ध तरीके से उसको धान के पौधों को एक एक करके लगा रहे हैं, और उनका जो कंठ है एक एक शब्द को संगीत के साथ साथ स्वर्ग की ओर, उनके कुछ शब्दों को स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा है। ठीक है, अब उनकी जो उंगलियां हैं धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही हैं, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को स्वर्ग की ओर ले जा रहा है। यानी कि जो उनके जो शब्द हैं वो कभी ऊपर उठते हैं और कभी नीचे गिरते हैं। तो जो संगीत है वो बहुत ही मधुर नज़र आ रहा है, बहुत ही मधुर सुनाई दे रहा है, और कुछ शब्द पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की कानों की ओर चले जाते हैं, और जो बहुत ज़ोर ज़ोर से गा रहे हैं बाल गोविंद भगत। तो उनका संगीत सुनकर बच्चे जो हैं वो झूम उठते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सुरीला गाया करते थे, और मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ भी कांपने लगते हैं, मतलब वो भी गुनगुनाने लगती हैं उनका मधुर संगीत सुनकर। अब हलवाहों के पैरों में भी ताल उठने लगती है कि जो हल चला रहे होते हैं, जो किसान होते हैं, वो भी जल्दी जल्दी अपने जो खेत हैं उसको जोतना शुरू कर देते हैं, और वो भी एक ताल से चलने लगते हैं। तो इस तरह से रोपनी करने वालों की जो उंगलियां हैं एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं, यानी उनको मज़ा आता है कि बाल गोविंद भगत जो संगीत सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, उनकी मधुरवाणी को सुनकर सब में एक उत्साह और एक उमंग जो है वो भर जाता है।
अब बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो कैसा है, एक जादू की तरह है कि वो उन्हीं का जादू है कि जो औरतें हैं वो गुनगुनाने लगती हैं और जो हलवाई हैं वो ताल की तरह उनके जो पैर हैं वो उठने लग जाते हैं और जो बच्चे हैं झूमने लगते हैं। उनके संगीत के जादू के कारण ही ये सब हो रहा होता है। ठीक है। अब जो क्या है, अब लेकिन जो अब झिल्ली है, झिंगुर है, झंकार है, दादरों की टर्टर भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती। यानी रात को जब झिंगुर और मेंढक की जो आवाज़ है वो भी उनके संगीत को नहीं दबा सकती। यानी उनका जो स्वर है वो बहुत ही ऊंचा है और उनकी आवाज़ भी बहुत ही मधुर है। अब कार्तिक माह जब आता है तो वो सुबह सुबह नहाने जाते हैं और नहा के जब आ रहे होते हैं तो बहुत ही मधुर संगीत में गाते हुए चलते हैं, प्रभातियाँ गाते हैं। तो यहाँ पर उनके जो सुबह उठने की जो बात की जा रही है, उनके नियम की जो बात की कही जाती है, जो लेखक बता रहे हैं कि एक उनका नियम था कि कार्तिक मास में वो नदी पर जाते थे, स्नान करते थे। स्नान करने के बाद वो जो है घर आते आते प्रभातियाँ गाते थे। यानी जो कबीर हैं उनके जो द्वारा दिए गए सूक्तियाँ हैं या उनकी जो पद हैं उनको गुनगुनाते हुए आते थे। ठीक है। शुरू और जब प्रभात काल गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको हम प्रभातियाँ कहते हैं। तो और जो प्रभातियाँ थी उनकी कार्तिक माह से शुरू होकर फागुन माह तक चलती थी। तब वो प्रातः ही उठकर गांव से 2 मील जाकर नदी पर नहाकर आते और गांव के बाहर पोखरे और छोटे तालाब जो होते हैं उसको पोखरे बोलते हैं, पोखरे के किनारे ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए और गाते। खंजड़ी क्या होती है, जो एक ढपली की तरह एक यंत्र होता है उसे हम खंजड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो वो खंजड़ी बजाते हुए एक पत्थर पर बैठकर गाना शुरू कर देते हैं। तो लेखक जब सुबह देर से उठता था, लेकिन एक दिन माघ माह की दांत किड़किड़ाने वाली सुबह जब उन्होंने बाल गोविंद भगत के जो संगीत को सुना तो उसके तारे जो आसमान में तारे थे वो अभी चमक रहे थे और पूर्व दिशा जो है वो लाल हो रही थी और हर जगह कुहासा सा छाया हुआ था। यानी सर्दियों में जो बाल गोविंद भगत है वो अपना नियम नहीं छोड़ते थे। वो इसी तरह से कपड़े पहनते थे कि एक लंगोटी पहनते थे और छोटा सा एक कंबल ऊपर ले लेते थे और इसी तरह से वो संगीत गाया करते थे। तो उस समय पे क्या हुआ था कि बाल गोविंद भगत है, कुश की चटाई पर बैठे हैं, पूर्व की ओर मुंह किया हुआ है, काली कमली ओढ़े खंजड़ी लिए हाथ में गाए जा रहे हैं। और जबकि जो लेखक जब उनको देखता है तो उसे बहुत ठंड लग रही होती है उस टाइम पर, लेकिन जो भगत है उसके माथे पर पसीने की बूंदें जो हैं वो चमक रही होती हैं, क्योंकि वो जो काफ़ी समय से गा रहे थे और मस्त होकर अपने संगीत को गुनगुना रहे थे, इसलिए उसके मुख पर पसीने नज़र आते हैं और जबकि लेखक को ठंड लग रही होती है। तो उसके बाद फिर बताते हैं कि जब शाम हो जाती है, शाम को क्या होता है, बाल गोविंद भगत का जो शाम का कार्यक्रम क्या होता है गर्मियों में उनकी संजा यानी शाम की जो सभा होती है उसको संजा बोला गया है कि किसानों की ही उमस भरी शाम को शीतल कर देती है। उमस भरी यानी बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है, चिपचिपाहट हो जाती है मौसम में, तो उमस का माहौल होता है। लेकिन जो किसान जो होते हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनने के लिए आ जाते हैं। तो अब वहाँ पर सब आसन जमा लेते हैं और उनकी जो प्रेमी है उनके घर को घेर लेते हैं और फिर उनको सबको बाल गोविंद भगत सब लोग जो हैं बाल गोविंद भगत को घेर लेते हैं और खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती है कि सभी लोग मस्त होकर बाल गोविंद भगत का साथ देते हैं। पहले बाल गोविंद भगत गाते हैं और उसके बाद पीछे पीछे सब लोग दोहराते हैं। फिर एक समय बाल गोविंद भगत नाचने लगते हैं और बाकी लोग उनके साथ नाचने लगते हैं और सारा आंगन जो है संगीत से
ओत-प्रोत हो जाता है, यानी उनके घर में हमेशा संगीत का माहौल होता है। सब लोग, आसपास के लोग जो है, किसान हैं, वो आकर बैठ जाते हैं और शाम को जो कार्यक्रम होता है, नाचने और गाने का कार्यक्रम होता है, भजन संगीत का कार्यक्रम होता है। और वहाँ पर जब सब लोग झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, तो और बाल अब यहाँ पर जो उनका संगीत का जो मार्मिक दृश्य कब देखने को मिला, और बताते हैं लेखक यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब उसका बेटा मर गया था। यानी उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत जो हैं वो नाच रहे थे और गा रहे थे। उनका इकलौता बेटा था जो बहुत ही सुस्त और बोदा था, ठीक है, यानी बहुत ही आलसी सा था, वो कुछ काम नहीं करता था इतना ज़्यादा, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब भगत मानते थे कि आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, वह प्यार करना चाहिए। अब भगत क्या कहते हैं कि अब रोने का समय, अब वो बड़ी अपनी जो बड़ी सादगी के साथ उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया था। पोतू बड़ी सुबह और सुबह सुशील और सुबह अच्छी थी। उसकी जो बेटे की बहू थी वो बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही सम्मान देने वाली एक लड़की थी, जिसके साथ उसने अपने बेटे का विवाह कर दिया था, ठीक है। अब जो उसकी जो बहू थी, उसने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा हुआ था और भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी उसे घर से कोई मतलब नहीं था, घर का काम देखने की ज़रूरत नहीं थी। उसकी जो बहू थी वो सारा जो कार्य है वो अपने आप, घर का काम अपने आप ही संभाल लेती थी। अब लेखक ने जाकर देखा तो वह दंग रह गया। बेटे को एक आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था। जब उसका बेटा मर गया तो उसको एक आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था, सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था, और रोए हुए फूल अप, अपने रोए हुए फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर रोपे हुए फूलों में से अपने रोपे हुए फूलों में से कुछ तोड़कर उसके ऊपर बिखेर रखे थे, और फूल और तुलसी दल के पत्ते भी थे, ठीक है। सिरहाने पर एक चिराग रखा हुआ था, एक दिया जलाया हुआ था। तो जब लेखक जाता है उनके घर पे तो उनको ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। वह बेटे के शव के आगे आसन जमाए बैठे थे, गीत गाए चले जा रहे थे। अब पहले तो जो बाल गोविंद भगत है उसके सिरहाने पर जो उसका बेटा मर गया था, जहाँ वो लिटाया हुआ था, उसके सिरहाने पर बैठे हुए थे और गीत गाए चले जा रहे थे। अब फिर क्या होता है कि वही पुराने तल्लीनता और ध्यान मग्न होकर बहुत ही वही स्वर और पोतू और जो पोतू थी और उसकी गांव के आसपास की औरतें थे, वह रोए जा रही थी और उसकी बहू को चुप कराने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भगत जो है वो गीत गाए जा रहे थे। भगत कहते हैं कि यह तो आत्मा का परमात्मा से मिलन है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। यानी जो बाल गोविंद भगत का मानना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन करने गई है, मिल गई है, तो उसमें रोने की कोई भी बात नहीं है। लेखक कभी कभी सोचता कि कहीं वे पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन नहीं, वह विश्वास से ये बता रहे थे कि यह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यानी कि लेखक बताते हैं कि भगत के बेटे ने क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया और पुतोह से आग दिलवाई। कि अब उन्होंने एक, देखो यहाँ पर एक समाज का एक नियम बदला है। उन्होंने बोला कि पहले जो क्या था कि औरतें शमशान नहीं जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे की चिता को अपनी बहू से आग दिलवाई, ठीक है। और जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो वह उन्होंने क्या किया, अपने पोतू के भाई को बुलाकर उसके साथ उसको भेजने के लिए कहा और यह आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी करा दो, कि जो अपनी बहू है उसकी दूसरी शादी करवा दे।
लेकिन जो बहू थी अब वो जाने को तैयार नहीं थी। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो मजबूरन क्या हुआ, पोतू को उनका घर छोड़कर जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मृत्यु के बारे में अब यहाँ पर बताते हैं राम वृक्ष मैनपुरी जी। कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई थी। और जैसे कि वो हर वर्ष जो गंगा स्नान करने जाते थे, उनको पहले बताया गया था कि वो हर वर्ष जो गंगा स्नान करते थे और सर्दियों में गीत गाया करते थे, संगीत गाया करते थे। स्नान पर भी उतनी ही आस्था नहीं रखते थे जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे, कि वहाँ पर जो बहुत सारे संत लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं और जितना भी वहाँ पर गीत संगीत होता है उसमें उन्हें बहुत ही मज़ा आता था। तो इसलिए वो हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। घर से ही खाकर चलते थे और फिर घर लौटकर ही खाते थे। रास्ते में खंजड़ी बजाते आते और आने जाने में 4-5 दिन लगते थे, लेकिन इस लंबे उपवास के बाद भी वह मस्त रहते थे, मस्ती में रहते थे। अब उनके बारे में बताते हैं कि उस समय जो है वो बाल गोविंद भगत, अब उन्हें उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनको हल्का सा बुखार भी आने लगा था, किंतु नेम और व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। वह दोनों जून यानी दोनों समय गीत और गीत गाते थे, स्नान करते थे और ध्यान लगाते थे। खेती बाड़ी दिन ब दिन उन्हें कमज़ोर करने लगी थी अब वो, लेकिन वो खेती बाड़ी नहीं छोड़ते थे और अपना कोई भी काम नहीं छोड़ते थे। लोगों ने आराम करने को कहा, नहाने धोने को मना किया, लेकिन हंसकर टाल देते थे। अचानक लगा कि कोई धागा टूट गया हो, माला से एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका केवल पंजर, उनका केवल शरीर का ढांचा वहाँ पड़ा था, जो लेखक ने देखा और उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ। अब यहाँ पर लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बताया कि जो बाल गोविंद भगत थे वो समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने देखो यहाँ पर क्या किया कि उन्होंने अपने जो बेटे की बहू थी उसकी मृत्यु के बाद उसे उसके भाई के साथ भेज दिया, उसकी दूसरी शादी कराने के लिए उन्हें कहा। और एक और उन्होंने यहाँ पर सामाजिक जो कुरीति थी उसको तोड़ा कि जो औरतें हैं वो शमशान नहीं जाती हैं, उन्हें अग्नि देने का हक नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने बेटे के मृत शरीर को अपनी पतोहू यानी बेटे की बहू से ही आग दिलवाई। तो यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत का सम्मान जो लेखक के दिमाग में है और जो उनके लिए और अधिक बढ़ गया था, इन दोनों कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से ये बाल गोविंद भगत के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक रेखा चित्र बताया है कि उनके सामने वो सब घटित हुआ था और उसी घटना को उन्होंने लेख के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।